ओके जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसका पहला चैप्टर भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये सब्जेक्ट ये बेसिकली प्योरली तुम्हारे पास डिपेंड करेगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। जाहिर सी बात है, नई स्कीम के हिसाब से इसका चैप्टर थोड़ा सा नाम अलग हो चुका है, अब ये के अंदर चला गया है। लेकिन टॉपिक्स इसमें डिफरेंट नहीं होंगे, सेम टॉपिक्स ही होंगे। और अगर एक दो टॉपिक डिफरेंट हुए भी, तो अगर तो पुराने हुए तो कोई मसला नहीं है, आप इजाफी सीख लेंगे। और अगर नए टॉपिक ऐड होते हैं तो वो फिर जब नया कोर्स आएगा उस वक्त उसमें हम एक दो लेक्चर्स में एडिशन करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको इसमें इंशाल्लाह ज़रूर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर ऐसा ना हो कि कुछ टॉपिक्स अगर स्किप हो जाते हैं या कुछ टॉपिक्स अगर ऐसे हैं जो कि हम इजाफी तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास सिलेबस इसका भी मैंने डाउनलोड कर दिया है, पर जो कि ये लेक्चर्स मैंने पहले ही बना दिए थे, तो इस वजह से मुझे बेसिक्स है, चूंकि तो बेसिक्स तो हमेशा सेम ही रहते हैं। आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी अगर कितना भी किया जाए उसमें भी, पर अगर उसके बेसिक्स की बात करेंगे तो एसेट वही रहेगा, लाइबिलिटीज वही रहेगी, वो डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी टॉपिक्स अगर इधर उधर हो भी गए, थोड़े चेंज आ भी गए, तो भी कोई मसला नहीं है। बेसिक्स है अभी, तो हम बेसिक्स तो यहाँ से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कोर्स मैंने डाउनलोड कर दिया है इसका भी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी। एक बार फिर इसको देखूंगा कि वो कोर्स क्या है और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं। और उस हिसाब से फिर हम नेक्स्ट लेक्चर हम अपना प्लान कर लेंगे। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका चैप्टर नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिकली आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देना था। तो इस इंट्रोडक्शन की बात हम डिटेल में कर चुके हैं जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। तो हमारा आज के लेक्चर का पहला एजेंडा ही यही था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। वो हम तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। उसमें हमने ये बॉब की एग्जांपल भी देखी, मैगन की एग्जांपल, और ये की डिफरेंसेस सारे के सारे हमने एक एक करके तफसील से उसको डिस्कस भी किया। इसमें फिर मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दी पेप्सी की, कि ये एक वाकया था जो कि प्रैक्टिकली आपको बताया जा सके कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, फ्यूचर डिसीजंस। तो इनकी इंफॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है बनस्बत हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्लोज की जाती है आपको। चूंकि हमें आप एसीसीए के स्टूडेंट हैं और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हम एसीसीए ही पढ़ रहे हैं, मतलब मैं आपको ऐसा समझे कि फर्स्ट ईयर इंटर की स्टूडेंट नहीं समझ रहा, एसीसीए की स्टूडेंट नहीं समझ रहा हूँ। तो आपको बस एक चीज़ ये भी ज़हन में रखनी चाहिए कि आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, वो तो बाकायदा बता रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखनी चाहिए, लाजमी लिखनी चाहिए। तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि जनरल पब्लिक के लिए बनाई जाती है, पास्ट इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो इस वजह से उनको आप शेयर कर सकते हैं और लोग उनको पढ़ भी सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि जनरल पब्लिक के लिए नहीं होती, बिजनेस के भले के लिए होती है। और बिजनेस में कोई कॉम्पिटेटिव डिसएडवांटेज ना हो, कंपटीशन का डिसएडवांटेज ना हो, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपका कॉम्पिटिटर कर ले और आप ना कर पाए, ऐसी कोई चीज ना हो, इसलिए इस चीज को बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अच्छा जी, आईफेक के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आईफेक एक ऐसा इदारा है जो कि एक बोर्ड बनाता है जिसको हमने नाम दिया था IASP, और उस बोर्ड का काम सिर्फ इतना है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बना रही होती है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आईफेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको ये कहा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई जर्नल लॉज नहीं है। जैसे अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स होते हैं, लॉज होते हैं, कानून होते हैं, वो हम सब कुछ बता रहे होते हैं कि भाई इसको ऐसे ट्रीट करो, इसको ऐसे ट्रीट करो। लेकिन आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रूल्स नहीं है, कोई कोई ऐसे लॉज नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल्स जरूर है। जाहिर सी बात है, हर चीज का, जैसे अगर मैं सिंपल मैथ की भी बात करूँ ना, तो भले मैथ के अंदर कोई कानून ना भी मानो, लेकिन मैथ के सिंपली कुछ बेसिक रूल्स होंगे ना, कि 2 + 2 = 4। तो ये रूल है कि जब जी। भी आप दो में दो ऐड करेंगे वो चार ही बनेगा। तो वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब उनको हम लॉज नहीं कह सकते। मैं आपको सबसे बेहतरीन एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की समझाने के लिए, समझाने के हद तक, कि भाई आपको अगर मैं कहूँ कि भाई मैं अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर 6 आता है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरे बंदे ने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने का एक दूसरा तरीका ढूंढा कि 2 को 3 बार प्लस करो, तब भी जवाब 6 आया। मुझे सिर्फ इतना बता दें, 2 को 3 से आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तब भी जवाब 6 आया, और 2 को 3 बार प्लस कर दिया तब भी जवाब 6 आया। क्या जवाब में कोई गलती है? नहीं। नहीं। यही वजह होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, भले मेथड कुछ भी हो, मेथड डिफरेंट हो सकता है,
पर आंसर अगर आपका सही है तो वो सही माना जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये बेसिक रूल है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कभी भी मेथड से जो है वो कोई गुरेज नहीं कर रही होती। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो अपने मेथड्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है कि भाई ये चीज अगर मैंने लिख दी है लॉ के अंदर कि इसको एक्सपेंस ट्रीट करना है तो भाई एक्सपेंस ट्रीट करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा नहीं करती। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बड़ा सिंपल होता है कि भाई तुम मुझे ये बता दो कि अगर इतना परसेंट इन्फ्लेशन होती रहती है, महंगाई होती रहती है, और मेरा बिजनेस जो है वो इतना परसेंट प्रॉफिट कमाने के चाहत रखता है फ्यूचर के अंदर, तो मुझे बता दो कि भाई 2-10 साल के बाद मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन होगी। अब तुम कोई भी मेथड यूज कर लो, तुम्हारे पास भले हजारों मेथड्स हैं, तुम उसमें से 4 मेथड 5 मेथड कुछ भी यूज कर लो, लेकिन अगर तुमने मुझे आंसर सही निकाल के दिया तो वेल इनफ। आपके एस्टिमेट्स अगर सही है, उसका कोई रैशनल है, उसका कोई ना कोई वो बनती है, उसकी लॉजिक्स बनती है, तो भाई मेरे लिए वो चीज काबिल कबूल है। ठीक है। तो अब ये मैंने आपको बता दिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हल्की सी नेचर। अब जो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको जरा सा थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसका पहला प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड कम्युनिकेट विद ऑल रेलेवेंट पार्टीज थ्रू आउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, as good communication helps facilitate better integration between departments। सर ये बात जरा समझ में नहीं आई। ये कहना चाहता है कि फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या था, कंवल? सॉरी, जी। कंवल नाम था ना, हाँ। अच्छा, ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि फॉर एग्जांपल कंवल एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट है और कंवल को एक रिपोर्ट बना के देनी है मैनेजमेंट को, जिसमें कंवल को ये दिखाना है कि भाई मेरा प्रॉफिट जो है वो किस वजह से बढ़ सकता है। आया मैं एक नई इन्वेस्टमेंट करूं, या मैं मशीनरी नहीं लेकर आऊं, या मैं खुद नहीं बनाऊं चीजें, बाहर से किसी से बनवा के बेच दूं, मतलब आउटसोर्स करूं अपने बिजनेस के किसी एक चीज को। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले कमल को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इस डिसीजन के पीछे रेलेवेंट पार्टी कौन कौन है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेंगे ना, अल्टीमेट डिसीजन उनको लेना है। मैनेजमेंट को, सीईओ जी। सीएफओ को लेना है। तो कमल उनसे कम्युनिकेशन करे अपने इस प्रोसेस की, कि भाई आप हमें बताएं कि आप मुझसे ये डिसीजन या ये जो मुझसे आप इंफॉर्मेशन बनवाना चाहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, आपके पीछे उसका लॉजिक क्या है। तो मैनेजमेंट आपको बताएगी, मैनेजमेंट आपको बोलेगी भाई, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने आपको कहा कि यार आप ना मुझे एक रिपोर्ट बना के दो, जिसमें मुझे ये पता लगना चाहिए कि भाई मेरे पास ये जो 10 रुपए का एक पेन बिक रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, लग रही है अभी। तो आप जाके उनसे पूछेंगे कि सर आप हमसे डिसीजन क्यों ये लेना चाह रहे हैं। आया आप जो है वो अपनी कॉस्ट को कवर करना चाहते हैं ताकि मैं रिपोर्ट उस हिसाब से बनाऊं, या आप बिजनेस को बेचना चाहते हैं ताकि मैं रिपोर्ट उस हिसाब से बनाऊं, या आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि मैं रिपोर्ट उस हिसाब से बनाऊं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही की और इम्पोर्टेंट टूल होता है। आपको रेलेवेंट पर्सन्स को आइडेंटिफाई करना होगा, आप उनको डिसीजन मेकिंग करते वक्त आप उनके साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे। इससे ये फायदा होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स का आपको लॉजिक पता है, कहानी पता है, डिपार्टमेंट्स किसे कहते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जैसे मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि भाई फॉर एग्जांपल एक मुझे ऑर्गेनाइजेशन एक मुझे ऑर्गेनाइजेशन से दिखेगी। पर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन टूटेगी कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कम डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं मेन मेन डिपार्टमेंट्स लिख रहा हूँ। जैसे एक डिपार्टमेंट होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है। एक डिपार्टमेंट होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है। अच्छा जी, एक डिपार्टमेंट होगा आपका कह लीजिए कि लीगल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये भी एक डिपार्टमेंट है जो कि लीगल काम वगैरह को देख रहा होता है। एक डिपार्टमेंट आपका सेल डिपार्टमेंट है। एक आपका परचेज डिपार्टमेंट है। एक आपका परचेज डिपार्टमेंट है। ठीक है। अब सर ये क्या है डिपार्टमेंट, समझाए हमें। देखो, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। एचआर डिपार्टमेंट,
आपको इसका वैसे आइडिया है पहले? एचआर डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जी कवल, आपसे छोटा सा सवाल था मेरा कि आपको आइडिया है इसका, इन डिपार्टमेंट्स का, या कभी कहीं सुनने को मिला? आपका माइक शायद ऑफ है, इसलिए मुझे आवाज नहीं आ रही। जी सर। हाँ। थोड़ा 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 सा पता है लेकिन के बारे में। ये ठीक है, हाँ काफी है, इतना तो थोड़ा थोड़ा ही पता होना चाहिए। ज्यादा नहीं पता होना चाहिए। हाँ जी। तो अब ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप जाएंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को कुछ डिपार्टमेंट्स में तोड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब उन डिपार्टमेंट्स का काम क्या होता है, हर डिपार्टमेंट आपको कुछ ना कुछ ड्यूटीज एलोकेट की हुई होती है ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट की। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है कि भाई जितनी भी अकाउंटिंग होगी, जितने भी फाइनेंस के मसले होंगे, एक एंट्री कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए, मेरे बिजनेस में एसेट्स कितने पड़े हुए हैं, मेरे बिजनेस में लायबिलिटीज कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, वो सब कुछ यहाँ पर होगा। इस डिपार्टमेंट के अंदर एक मेन बंदा होगा जिसको हम नाम देते हैं CFO, चीफ ठीक है। फाइनेंशियल ऑफिसर। और उसके अंदर नीचे एक अकाउंटिंग टीम होगी जिसमें सीनियर अकाउंटेंट्स होंगे, जूनियर अकाउंटेंट्स होंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है? कुछ भी नहीं, एक तो आप पैसे देंगे, अगर किसी को कुछ खरीदना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको पैसे देगा। और दूसरा, ये अकाउंटिंग करते हैं, यानी पूरा फाइनेंस मैनेज करते हैं, पैसों की जितनी भी लेन देन होती है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद आपने एक लीगल डिपार्टमेंट बना दिया। लीगल डिपार्टमेंट बेसिकली वो डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई केस चल रहा है, तो उस केसेस को कैसे डील करेगी ऑर्गेनाइजेशन। या जो है वो टैक्सेस के मैटर हो जाते हैं क्योंकि वो लीगल मसला होता है। या फिर ये होता है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है जो गवर्नमेंट जिसके ऊपर सख्ती दिखा रही होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइनिंग करना, यानी कि कोयला जो है वो पहाड़ों से खोद के निकालना। ठीक है, अब इसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस वाले बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उस लाइसेंस की सारी चीजें और गवर्नमेंट के साथ पूरा का पूरा डील करना, लीगली ऑर्गेनाइजेशन को देखना, ये लीगल डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल में COO नाम का बंदा होता है जो कि ये पूरा का पूरा देख रहा होता है, या CS भी बोल सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। वो यहाँ पर जो है वो मेन बंदा होता है जो कि पूरे लीगल डिपार्टमेंट को संभाल रहा होता है। फिर आता है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट का काम कुछ भी नहीं है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी सेल हो रही है वो पूरा का पूरा सेल डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, कितने यूनिट्स मुझे और चाहिए अभी, मेरी डिमांड कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिमांड 100 यूनिट्स की आती है हर महीने, तो मुझे सेल डिपार्टमेंट वाले का ये काम है कि कम से कम उसके पास 100 यूनिट्स तो तैयार होने ही होने चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरे 100 यूनिट्स की जो डिमांड है वो हर महीने की है, तो 100 यूनिट्स मेरे रेडी होने ही होने चाहिए ताकि मेरे पास डिमांड कम ना पड़ जाए। अच्छा, कभी कभी होता है कि सीजनल सेल्स होती हैं, लाइक अगर मैं बात करूं, अभी सर्दियां चल रही हैं तो जैकेट्स हो गए, स्वेटर्स हो गए। तो सेल डिपार्टमेंट को ये बात पता है कि सर्दियां आएंगी, तो अगर मेरा बिजनेस स्वेटर्स का है तो मेरे पास यूनिट सब ज्यादा होने चाहिए। और अगर मेरा बिजनेस गर्मी के वेयर्स का है, यानी मैं ऐसे कपड़े बनाता हूँ जो गर्मियों में पहने जाते हैं, तो फिर मेरी डिमांड कम हो जाएगी। तो अब मुझे यूनिट्स जी कम बनाने चाहिए ताकि वो यूनिट्स जाया ना हो सके। तो ये सेल डिपार्टमेंट का काम होता है। यहाँ पर सबसे मेन बंदा मैनेजर होता है, सेल्स सेल्स मैनेजर। ठीक है। अच्छा जी, वैसे ही परचेज डिपार्टमेंट होता है, कंपनी को क्या क्या परचेज करना चाहिए। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है कि भाई कंपनी जो है वो अपने पास किन किन लोगों को हायर करेगी। ठीक है। और आपको पता है फिर एक कंपनी का एक बंदा होता है जिसको CEO भी बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो पूरे कंपनी के जो है वो चीजों को मैनेज कर रहा होता है। सही ना? जी जी और ऐसा भी हो सकता है कि भाई हर डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर भी है, जैसे फाइनेंस के अंदर भी एक डायरेक्टर है, इसके अंदर भी एक डायरेक्टर है। इन सब डिपार्टमेंट को मिला के एक डायरेक्टर से, और सब मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये कंपनी का छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने समझाने की जरूरत पड़ी यहाँ से, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, कि भाई अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी तो वो आपको हेल्प करती है इंटीग्रेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी तो इन डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है ना, ये बहुत जबरदस्त होती है।
अगर आप इन देखो, कोई भी डिसीजन जब भी लिया जाता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जितना आप ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड करके उनको सोच के आप डिसीजन लेंगे ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि एक डिसीजन आप ले रहे हो वो लीगल डिपार्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, पर उसके अपोजिट परचेज डिपार्टमेंट के लिए बहुत खराब है। या एक ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, पर वो चीज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन रहती रहेगी ना, तो ये सब डिपार्टमेंट्स आपस में इंटीग्रेटेड रहेंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, मिले हुए होंगे, तो आपको डिसीजन लेने में मसला नहीं होगा, एक सेंट्रलाइज डिसीजन ले सकते हैं आप। ठीक है। चले, ये एडिशनल बात है, इसको जरा पढ़ ले। The complexity of the information provided should be tailored the user's information. You don't want to provide someone with information they do not understand. इसमें तो मेरे ख्याल में कोई वो मतलब वाली बात नहीं, इसमें सिर्फ इसने इतना कहने की कोशिश की है कि देखें भाई, आप उसको, हर बंदे को उतनी इन्फॉर्मेशन दो जितनी उसकी जरूरत है। एक बंदे को वो इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है जो उसके काम की भी नहीं है और उसको समझना भी मुश्किल हो जाए। इसकी बड़ी प्राइम एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको। इस वक्त अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे बाईपास की सर्जरी की एक्सप्लेनेशन बता दें एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो क्या ये सही चीज है? मैंने आपसे सही सवाल किया? नहीं किया। नहीं। क्योंकि आपका वो काम ही नहीं है। और अगर मैं आपको बाईपास की सर्जरी अभी हार्ट समझाना शुरू कर दूं कि हार्ट है, इसमें चार वाल होते हैं, इसमें वीन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, आर्टरी से काम खून लाना होता है, वीन्स का काम खून से ले जाना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अभी बातें आपके काम की है ही नहीं, तो आप इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वो आपके काम की नहीं, आपको अंडरस्टैंड करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो आपकी फील्ड का चीज ही नहीं है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन वैसी रखो जितनी जिसको जरूरत हो। किसी को भी इजाफी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है जो उसके काम की नहीं है और अंडरस्टैंड भी ना कर पाए। तो जी। पहला इसमें चीज जो है वो कम्युनिकेशन की हो, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं आपके, ठीक है ना, कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट को एटलीस्ट इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि उसको कम्युनिकेशन करनी चाहिए। दूसरा देखें, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि दिस वन टाइज डायरेक्टली विद कम्युनिकेशन, as information is provided needs to be communicated as clear way। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास कोई डेटा है, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो कि आपको बतानी चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप कम्युनिकेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन भी बता देंगे। तो अगर जी। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप कम्युनिकेट, आपको इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए कि जो आपके पास है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज की, किसी चीज का क्लियर डेटा है आपके पास, आपको वो ये आपको जो है वो आगे कम्युनिकेट करना चाहिए, वो कोई इजाफी चीज कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। इसको जरा पढ़ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड शुड बी क्लियर, इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, रिलायबल, रिलायबल होनी चाहिए, कोई इक्की तुक्की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। किसी के भी कहने के ऊपर आप कुछ भी मान के चले जाएं। ठीक है। अब जैसे कि मैं बड़ी इसकी प्राइम एग्जांपल दे दूं कि आप अगर अभी अपने स्टूडेंट जो आपके दोस्त हैं जो केसीसी कर भी रहे हैं, अगर आप उनको बोलेंगे कि सरस्वत तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, देखो वो बोलेंगे भाई ये चीज रिलायबल नहीं है। जब तक हम उनको पढ़ाते हुए देखेंगे नहीं, तब तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि वो सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन रिलायबल रखनी चाहिए। हाँ, अगर मेरे 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 के 50 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर तो वो रिलायबल होगी, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स हैं, हर किसी की अपनी साइकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अब वो सोर्स रिलायबल हो गई। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन हो ना, वो किसी ना किसी सोर्स से आनी चाहिए। ऐसे तुक्के में बातें नहीं करनी चाहिए, जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं बनानी चाहिए आपको, कि जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे होते हैं कि 10 को भेज दो वरना आपके साथ नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ। आपके पास जो सोर्स हो रिलायबल हो, आपके पीछे फैक्ट्स हो, आपने उसके ऊपर प्रॉपर काम किया हो, और कंसाइज होनी चाहिए। देखो वो वर्ड बार बार एक चीज इस्तेमाल कर रहा है, वो कंसाइज होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, उतनी इन्फॉर्मेशन जो जितनी जरूरत है, तो इजाफी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन को कंसाइज रखा करो, जितनी जरूरत है उतनी इन्फॉर्मेशन दो। जितना लंबा करोगे उतना अगला बंदा बोर हो जाएगा। आगे आ जाए, इम्पैक्ट को पढ़े। इम्पैक्ट क्या कहता है? इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू मस्ट बी एनालाइज्ड। इसका मतलब ये है कि देखो, जब मैं कोई डिसीजन लेने जा रहा हूँ ना, तो वो डिसीजन कहाँ कहाँ जाके इम्पैक्ट करेगा, उस चीज को आपने एनालाइज करना होगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, और एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैंने देखा और मुझे पता लगा कि सर, हमारा जो सैलरी का जो है डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हम लोग वगैरह हायर कर रहे होते हैं, एचआर का जो डिपार्टमेंट था, उसने बहुत ज्यादा लोगों को हायर किया हुआ है। हमारे पास जरूरत है 500 बंदों की, उसने हायर किए हुए हैं 400 बंदे। तो 500 बंदों की जगह, सॉरी, हमारे पास जरूरत है 400 बंदों की, उसने हायर किए हुए हैं 500 बंदे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा हायर किए हुए हैं।
यानी 100 लोग उन्होंने ज्यादा हायर किए हुए हैं। भाई ये डिसीजन आपने मैनेजमेंट की तरफ पहुंचाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, सीईओ बैठा, सीएफओ बैठा, उन्होंने आपस में एक डिसीजन लिया कि यार एक काम करते हैं, जो कि ये बहुत ज्यादा जो है वो बंदे हैं 100, तो हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देते हैं। अब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई हम इन 100 लोगों को एक लिस्ट बनाई कि यार ये लेस एक्सपीरियंस्ड है, या काम अच्छा नहीं करते हैं, या नेगेटिव फीडबैक है। उन्होंने एक लिस्ट बनाई, उन्होंने कहा कि यार एचआर को थमा दी, भाई ये 100 लोग हैं, इनको आप ईमेल करेंगे, इनका टेन्योर पूरा होने वाला है और हम इनको रिटेन नहीं करना। अब जब आप ये डिसीजन लेंगे ना, तो इस डिसीजन का, आपने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि यार इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। उन 100 लोगों ने क्या कर दिया, उन 100 लोगों ने जैसे ही निकले वहां से, उन 100 लोगों ने आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर केस कर दिया। अब आपकी कंपनी उन 100 लोगों के खिलाफ केस लड़ रही है बैठ के। तो ये फजूल का एक खर्चा आ गया। आपको इम्पैक्ट देखना हम्म। चाहिए था। आपने अचानक से किसी को भी नहीं बोल सकते कि भाई आप कल से मत आना जॉब पे। हमेशा इसलिए कंपनी क्या करती हैं, अपने एग्रीमेंट में, अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाती हैं कि भाई जब भी हम आपको निकालेंगे, हम आपको 2 महीने पहले नोटिस देंगे। और जब भी आप जाओगे अपनी मर्जी से किसी और कंपनी में शिफ्ट हो जाओगे, तो आप भी हमें 1 महीने का या 1.5 महीने का नोटिस दोगे। नोटिस पीरियड ऐसा पीरियड होगा कि जिसमें हम दूसरा बंदा ढूंढेंगे या आप दूसरी जॉब ढूंढेंगे। अब इससे ये होता है कि इससे इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। यानी जो 100 लोग निकलेंगे ना, उनको हम्म। 2 महीने पहले जब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उनको पता होगा कि यार अब मुझे इस कंपनी से सिर्फ 2 महीने की सैलरी मिलनी है, 2 महीने के ऊपर की सैलरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मुझे क्या करना है, 2 महीने के अंदर कोई और जॉब ढूंढनी है। और वो कोई और जॉब ढूंढते हैं। तो अब इससे इम्पैक्ट आपका पता चल गया। अब इससे आपने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा डिजास्टर, कि आप कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा केस हो जाता, उससे आप बच गए। तो एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट इस चीज को भी आपने एनालाइज करना होता है कि भाई मेरा इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है। तो पहला क्या था, कम्युनिकेशन। दूसरा क्या था, बताएं। इंफॉर्मेशन। हाँ, इन्फॉर्मेशन। तीसरा क्या था, इम्पैक्ट। इसको हाथ क्या इम्पैक्ट। याद कर लो। कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन, इम्पैक्ट। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करोगे, सर क्या कम्युनिकेट करेंगे, वही जो इन्फॉर्मेशन आपने ली हुई है। अच्छा सर, और उसके बाद और फिर देखोगे कि उस इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। इसको ऐसे कनेक्ट करके चलते हैं। ओके। आपने देखें, management accountant must actively manage relationships and resources that are financial and non-financial asset, reputation, value of the business are protected. A test is built by the management accountant being answerable to their direct customers and other stakeholders about the decision they are involved in making. कुछ कंपनीज, खास करके वो कंपनीज जो बड़े बड़े डिसीजन ले रही होती है, जैसे रीस्ट्रक्चरिंग। आपको रीस्ट्रक्चरिंग का नहीं पता होगा, बल्कि अगर आप आगे हमारे साथ बढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो स्किल लेवल के अंदर जब आप अकाउंटिंग में आएंगे, तो वहां पर आप रीस्ट्रक्चरिंग का प्रॉपर स्टैंडर्ड देखेंगे। कि जब भी कोई कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग कराएगी, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आप अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इम्पैक्ट कैसे लेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि बिजनेस बड़े बुनियाद के ऊपर अपने आप को चेंज कर रहा है। यानी या तो बहुत ज्यादा लोग निकाल रहा है, या तो कोई नई बड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, या तो अपना बिजनेस चेंज करने वाला है, कि पहले वो फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर्स बनाता था, अब वो शिफ्ट हो रहा है मोबाइल फोन्स पे। तो जब भी कोई बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग करेगा ना, तो वो बड़ा चेंज होता है बहुत। तो रीस्ट्रक्चरिंग के वक्त जो है, आपको बहुत ध्यान से डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि आपकी रीस्ट्रक्चरिंग का डिसीजन जो है, वो बहुत से लोगों को इफेक्ट करता है। इसकी बड़ी जनरल एग्जांपल है कि आपका बिजनेस पहले कैलकुलेटर बनाने का काम कर रहा था, तो आपके पास जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो कैलकुलेटर बनाने वाले थे। लेकिन जब आपका हम्म। बिजनेस शिफ्ट हो गया मोबाइल फोन बनाने के लिए, अब आपके पास जो लोग चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज वो होनी चाहिए जो मोबाइल फोन बनाएंगे। यानी कि इतने सालों से जो लोग आपके साथ काम कर रहे थे, वो अब किसी काम के नहीं है। नहीं, नहीं है मतलब। एग्जैक्टली exactly। तो अब जब ये चीज आएगी ना, तो भाई वो लोग तो परेशान हो जाएंगे। उनके स्किल्स आपके कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। तो अब आपको उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। उनको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि भाई ये चेंज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी क्यों है। उनमें से जो लोग अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी जो है वो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, आप उनको ट्रेनिंग्स दें। कि ठीक है भैया, हम अगर हम उन्हीं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को यूज कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग्स वगैरह दिलवा के। तो आपको मैनेजमेंट को बेसिकली अपने स्टेक होल्डर्स का, अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा कि भाई हम अगर ये डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी एक्स वाई ज़ेड, सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग का नहीं, कोई भी डिसीजन, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपके लिए फायदेमंद कैसे है, उनको वो ट्रस्ट भी जरूर जीतना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस कोई भी डिसीजन ले लो। हम एक टॉपिक आज सुबह पढ़ने वाले थे, मेंडलो मैट्रिक्स के नाम से। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको स्किप कर दिया, रीजन बीइंग के अब बिजनेस टेक्नोलॉजी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मेंडलो मैट्रिक्स क्या करता है, वो बेसिकली
स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स की चार कैटेगरीज को आपस जो है वो लेके आता है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये चार कैटेगरीज को लेकर आता है। वो ये कहता है कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट भी बिल्कुल लो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेक होल्डर्स, और उनके जो है वो पावर भी नहीं होती डिसीजन लेने की। तो ऐसे लोगों को जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिसीजन लेगी तो कंसीडर ही नहीं करेगी, मिनिमल एफर्ट करेगी। जाहिर सी बात है, मेरे पास ना तो सब्जी लेने के पैसे हैं, ना ही मैं सब्जी लेना चाहता हूँ। तो जो सब्जी बेचने वाला बंदा है ना, वो मेरे ऊपर कोई मेहनत नहीं करेगा। बोलेगा भाई इतने का किलो है, लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। पैसे भी नहीं है मेरे पास, ले भी नहीं सकता, ताकत भी नहीं है। तो अगर एक स्टेक होल्डर डिसीजन भी नहीं ले सकता, अगर एक स्टेक होल्डर के पास जो है वो पावर ऑफ डिसीजन भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है उसका डिसीजन लेने का कोई, तो ऑर्गेनाइजेशन अपना डिसीजन जब भी कोई चेंज करेगी, कोई भी ऐसा ले रही होगी, तो उसमें उसको कंसीडर नहीं करेगी। ठीक है। जी। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है लेकिन पावर नहीं होती। ठीक है, यानी कि भाई मैं सब्जी खरीदना तो चाहता हूँ लेकिन मैं ज्यादा सब्जी नहीं खरीद पाऊंगा, कुछ ही खरीद पाऊंगा, तो उसके ऊपर कम एफर्ट लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास इंटरेस्ट बहुत जो है वो कम होगा लेकिन पैसे बहुत ज्यादा है। सब्जी खरीदना नहीं चाहता लेकिन खरीद सकता हूँ, औकात है मेरी, तो यहाँ पर थोड़ी एफर्ट और ज्यादा की जाएंगी ताकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए सब्जी खरीदने के जी। अंदर। और कुछ ऐसे होंगे जिनकी पावर भी बहुत ज्यादा है और इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, दोनों चीजें कर सकते हैं, तो उनको हमें हमेशा सेटिस्फाई रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको जो ट्रस्ट भी जीतना होगा ना, वो ये देखना होगा कि किस बंदे का कितना इंटरेस्ट है और किस बंदे का कितना पावर है, उस हिसाब से आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो। ठीक है। बाकी तो पूरी बुक आपको मैंने दी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ोगे, ये आपका इस पूरे टॉपिक का एक जो है एक तरीके से समझ लो कि क्रक्स है। कम्युनिकेशन क्या है, फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंसी करेगी, इंफॉर्मेशन क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए, इम्पैक्ट कि भाई मेरा डिसीजन जो है वो कहाँ कहाँ जाके इफेक्ट करेगा, और ट्रस्ट, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी हो, और लोगों को ये ट्रस्ट दिलवाओ कि भाई वो चीज वो डिसीजन लेना जरूरी क्यों है हमारे लिए। ठीक है। तो ये जो टॉपिक जी। है बेसिकली ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये यहाँ पर खत्म होते हैं। इसको जरा पढ़ लें, पोजीशनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहाँ कहाँ पोजीशन हो सकती है। एक, या तो वो डेडिकेटेड बिजनेस पार्टनर है, या तो वो शेयर्ड सर्विस सेंटर है, या तो वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। ठीक है, अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं डेडिकेटेड बिजनेस पार्टनर से। अच्छा, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये जो बोल्ड की हुई लाइंस है, सिर्फ इसको पढ़ो और देखो कि क्या कहना चाहता है, आपको समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही। इसको जरा कुछ देर के लिए आप पढ़ें। जी। गॉट इट? पढ़ लिया? यस। कहता है कि जब भी कोई मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा ना, वो तीन जगहों पे हो सकता है। और उसकी पहली चीज उसने बताई कि डेडिकेटेड बिजनेस पार्टनर है, यानी कि भाई ये बंदा बिजनेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है इसका, जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट इस बिजनेस के अंदर। तो जब भी कोई ऐसा होगा तो दे नॉट सिंपली possess ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्किल्स बट आल्सो नॉन फाइनेंशियल स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। इस बंदे के पास मतलब इतने स्किल्स हैं कि ये बंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड कर सकता है मैनेजमेंट के डिसीजंस के अंदर। तो इसको हम कहते हैं कि डेडिकेटेड बिजनेस पार्टनर्स है। ठीक है। अच्छा जी, इसके एडवांटेजेस देख लो। इंक्रीज नॉलेज ऑफ अ बिजनेस एरिया एंड इट्स नीड, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैन बिल्ड बिटवीन अकाउंटेंट एंड द बिजनेस। डिसएडवांटेज क्या है, यस। मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड अप डूइंग द सेम जॉब। कि भाई मैनेजर भी डिसीजन लेने के लिए काम कर रहा है और मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी डिसीजन लेने के लिए काम कर रहा है। हालांकि डिसीजन लेने का काम सिर्फ किसका होता है, मैनेजर्स का होता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो उसको हेल्प करता है। बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास ही वो पावर है डिसीजन लेने वाली, तो फिर मैनेजर्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों सेम जॉब कर रहे हैं, तो फिर आप मैनेजर्स को ही हटा दो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ही मैनेजर बना दो। दूसरा, हम्म। अकाउंटेंट कैन बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर फाइनेंशियल ड्यूटीज। भाई अकाउंटेंट का काम है कि वो चीजें निकाल के दे दे। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट को जो चीजें चाहिए उसकी कैलकुलेशन निकाल के उसकी रिपोर्ट्स बना के दे। जब वो बंदा डिसीजन लेने वाला बन जाएगा, तो भाई उसकी जो फाइनेंशियल ड्यूटीज है यानी रिपोर्ट्स निकालना जो उसका मेन काम है, वो कौन करेगा? वो तो कोई नहीं कर पाएगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अकाउंटेंट में नॉट बी कॉम्पिटेंट इन एवरी एरिया।
जब आप एक से ज्यादा काम कर रहे होते हैं ना, तो एक से ज्यादा काम करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप एक्सपर्ट फिर किसी भी चीज के नहीं बन पाते। थोड़ा थोड़ा उसका भी आ जाएगा, थोड़ा उसका भी आ जाएगा, थोड़ा उसका भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक फील्ड में एक ही वक्त में एक काम कर रहे हैं तो आप उसके बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस आसान थे तो उसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, डिसएडवांटेजेस के ऊपर मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया वहां पर, ठीक है। आउटसोर्सिंग पढ़े जरा, ये वाला हिस्सा जरूर पढ़ ले। यस। जी, ये क्या कहता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि भाई बहुत सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। आप अपना कुछ हिस्सा क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे बंदे को डेलीगेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ कि आपका जो लैपटॉप है, अब वो लैपटॉप काम करना छोड़ देता है, तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो बैठ के खुद बनाना शुरू कर लो। लेकिन आपके पास तो एक्सपर्टीज ही नहीं है लैपटॉप बनाने की। तो आपने क्या करा, आपने लैपटॉप मार्केट भिजवा दिया और वहां के बंदे ने उसको ठीक करके आपको दे दिया। तब तक आपने दूसरे कामों के ऊपर फोकस कर लिया। अब अगर आप लैपटॉप खोल के बनाना बैठ जाते हैं तो आपके दूसरे काम भी कॉम्प्रोमाइज होते, प्लस में आपका लैपटॉप बन के तैयार ही नहीं होना था, क्योंकि वो आपका काम नहीं था, तो आपके उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का दूसरा काम है आउटसोर्सिंग। कि भाई उसको ये पता होना चाहिए कि जब भी मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ ना, मुझे कौन से ऐसे काम है जो कि बाहर के किसी बंदे से करवाने चाहिए, और कौन से ऐसे काम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो करवाने खुद चाहिए। से- जी। ठीक है। तो जब ऐसी कोई चीज होती है ना, तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कि उनको वाकई असल इश्यूज पता होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। उसको पता होता है कि यार इस चीज के लिए, जैसे इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल है वैल्यूएशन। मैं एक अपना बिजनेस की लैंड बेचना चाहता हूँ। अब उस बिजनेस की लैंड की सही वैल्यूएशन कौन लगाएगा? वैल्यूअर। मैनेजमेंट अकाउंटेंट सिर्फ इतना डिसीजन ले सकता है कि सर ये लैंड फूल पड़ी हुई है, इसको बेच के हम एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी जब हमारे पास आएगी तो हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो आप एक ये लैंड है, ये लैंड बेचते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब इस लैंड को कहाँ बेचना चाहिए, इसको कितने में बेचना चाहिए, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट की एक्सपर्टीज नहीं है। तो वो यहाँ पर एक सजेशन ये दे सकता है कि सर फला वैल्यूअर को जाके आप हायर करें, उस वैल्यूअर से जाके बोली लगवाएं और उससे जाके पूछें कि ये लैंड कितने की बिक सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आउटसोर्सिंग का। इसके जी। भी एडवांटेजेस जरा पढ़ ले। सबसे पहले कि जब भी आप कोई आउटसोर्सिंग सर्विसेज करेंगे तो आपको उसकी फीस पहले से पता होगी, आपको उसका खर्चा पहले से पता होगा कि अगर मैं ये बंदे को हायर कर रहा हूँ आउटसोर्सिंग के लिए, तो वो मुझसे कितनी फीस लेगा। जैसे मैं वैल्यूअर की बात कर रहा था, तो वैल्यूअर वैल्यूएशन करने के कितने पैसे लेगा। दूसरी चीज ये कि भाई फोकस ऑन कोर बिजनेस इश्यूज। भाई बहुत सारे ऐसे इश्यूज है छोटे मोटे हैं, वो आउटसोर्स कर लो। जो ऑर्गेनाइजेशन के असल मसले हैं आप उनके ऊपर फोकस करो। जैसे मैं बेहतरीन एग्जांपल दे सकता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हमारी जो कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, यूसुफ फाजिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उन्होंने क्या किया है, पहले इनके पास एक एचआर डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो एचआर डिपार्टमेंट के काम्स बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे पास कितने बंदों को हायर करना चाहिए, कितने कितने मैनेजर्स हायर करने चाहिए, कितने क्या हायर करने चाहिए, फिर उनके लिए जब हायरिंग होती है तो उनके लिए पोस्ट लगाना, फिर सीवीज कलेक्ट करना, फिर सीवीज को शॉर्टलिस्ट करना, फिर उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करना, ये बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एचआर वालों के पास बहुत ज्यादा काम आ गया था, तो वहां पर बंदों की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। तो हमारी मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि यार बेहतर ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में एचआर में बंदे लाने से बेहतर है कि भाई हर बंदे, क्योंकि एक मैनेजर भी आता है तो वो 1 लाख रुपए सैलरी लेगा, एक सवा 1 लाख रुपए। तो जो 1 सवा 1 लाख रुपए सैलरी दूं और मैं इतने सारे मैनेजर्स हायर करूं, उससे बेहतर है कि मैं किसी कंपनी से एग्रीमेंट कर लूं और उनको बोलूं कि हमारे बेhalf के ऊपर इंटरव्यूज वो कंडक्ट कर लिया करें, आउटसोर्स कर दिया। कि भाई एचआर का एक काम है इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू आप लोगे और सीवीज भी आप शॉर्टलिस्ट करोगे और हमें बताओगे कि कौन सा बंदा अच्छा है, कौन सा बंदा परफेक्ट है। इससे क्या हुआ कि एचआर के जो दूसरे काम थे, दूसरे काम क्या 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 क्या, क्या थे कि भाई उनके प्रमोशंस हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के, अभी करंटली कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके कितने लैपटॉप्स चाहिए, कितनी हायरिंग करनी चाहिए, कितनी हायरिंग नहीं करनी चाहिए, इस किस्म की चीजें एचआर देखेगा। और जो पोस्टें वगैरह करना हो गई, सीवी को शॉर्टलिस्ट करना हो गया, इंटरव्यूज कंडक्ट करना हो गया, ये देखना होगा कि भाई ये जो बंदा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर वगैरह दाखिल की हुई है उसमें और ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाए हमारे। तो ये सब चीजें कौन देखेगा, वो जो हमने ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स किया।
तो आप मेन इश्यूज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जो टुच्चे मुच्चे इश्यूज है, छोटे मोटे इश्यूज है, वो आप आउटसोर्स कर सकते हैं। दूसरी चीज, जी। कॉस्ट डाउन एंड इम्प्रूव क्वालिटी। कॉस्ट को कम कर लेता है और क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, क्योंकि आप आउटसोर्स हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन को करते हो जो ऑर्गेनाइजेशन उस काम में एक्सपर्ट होती है। ठीक है ना। अब जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो कंपनी थी, अगर वो किसी थर्ड पार्टी को ये रोल दे रही है, तो वो जो थर्ड पार्टी है बेसिकली, वो उस काम में एक्सपर्ट होगी जब भी हमने उसको वो रोल दिया है। हम किसी ऐसे को नहीं लेकर आए कि उसका काम था अकाउंटिंग करना और हमने उसको एचआर का काम दे दिया। ऐसा नहीं किया हमने। ठीक है। अच्छा जी। इसके डिसएडवांटेज देख लें। कैन लैक ऑफ कंट्रोल। अब जाहिर सी बात है, आपने अगली ऑर्गेनाइजेशन को सब कुछ दे दिया, तो अब आपके पास उसका कंट्रोल ही नहीं रहा। अब सेलेक्ट भी वो करेगा, सीवी शॉर्टलिस्ट भी वो करेगा, वही आपको बस बंदे के नाम लिख के दे देगा, भाई ये 5 बंदे, आप इनको सेलेक्ट कर लो, इनके साथ एग्रीमेंट कर लो। आपका कंट्रोल चला गया वहां से। ठीक है। दूसरी चीज, अनलाइकली टू गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। इसको जरा पढ़ो। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, फिर ये आप मुझे बताना कि इसका मतलब क्या है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है कि आपका कॉम्पिटिटर फायदा उठा रहा है। आपका जो कंपटीशन है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो आप जैसा ही बिजनेस कर रहा है, आप उससे ज्यादा फायदा कैसे हासिल करोगे, उस फायदे को कहते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। यानी आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब अनलाइकली टू गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि सर हमारे पास, हम जो बाहर के लोग हैं उनसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हासिल नहीं कर पा रहे, मतलब उनसे ज्यादा फायदा हासिल नहीं कर पा रहे। अच्छा, क्यों नहीं कर पा रहे, इसका जवाब जरा आप सोचें। शायद कोई जो आपकी न्यूज़ है वो लीक कर रहे हैं, नहीं, या फिर वैसे, हमारा मतलब हाँ, जी, जी जी, हाँ हाँ, बोले मतलब बोले हमारा कंप्लीट। लाइक हम लोगों का जो निजाम है, लाइक जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे, फैसला सही नहीं हो रहा। ये ये इसको ऐसे समझ लें कि एक कंपनी है ए, मैं भी अपना वही काम उसी ए कंपनी से करवा रहा हूँ, और मेरा जो कॉम्पिटिटर है वही भी अपना वही काम उसी ए कंपनी से करवा रहा है। तो मैं अपने कॉम्पिटिटर जितना ही काम कर पा रहा हूँ, मैं उससे ज्यादा फायदा हासिल नहीं कर पा रहा। हाँ, अगर मैं वो काम हम्म। करता और कॉम्पिटिटर भले बाहर से करवाए या कहीं से भी करवाए, तो शायद मैं उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाता। मैं कोशिश करता कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा फायदा हासिल कर सकूं। लेकिन अगर जी। एक सेम बंदे से आप दोनों काम करवा रहे होंगे, तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा वहां पर। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है कि भाई आप आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि वही आपको सारी चीजें बता रहा होता है, तो बस आपको उसी की ही माननी पड़ती है। आप अपना इंटरनल एक्सपर्टीज लूज कर देते हो, क्योंकि आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हो, तो अब आप उसके एक्सपर्ट भी नहीं बन पाओगे। उसके बाद लेस अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी लूज कर देते हो आप अपनी, क्योंकि आपको जी। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन से बंदे चाहिए, कैसे कैसे बंदे चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा क्लास का पहला हिस्सा खत्म होने वाला है। 10 मिनट के ब्रेक होंगे। 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम इसका दूसरा हिस्सा स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा तीसरा रोल रह गया है बीपीओ, वो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। जी। चले।